दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी द्वारा एक फ्री टेस्ट का आयोजन आज 10 बजे किया जा रहा है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है, वहां से आप इस टेस्ट को ज्वाइन कर सकते हैं। यह आपका रीजनिंग स्पेशल का होने वाला है और इसका जो फ्री एनालिसिस है आज शाम 3 बजे इनको यहाँ पर आपके अनअकैडमी ऐप पर मिल जाएगा। ये जो टेस्ट है ये आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है और आपके रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी दोनों के एग्जाम के लिए बेनिफिशियल होगा। एक और टेस्ट है जो आपके कल यहाँ पर आयोजित किया जाएगा, जो आपका जनरल अवेयरनेस के लिए किया जाएगा। ये जो टेस्ट है ये आपके 30 मिनट का होने वाला है। इसमें आपके 40 क्वेश्चंस आएंगे और आपके हिंदी और इंग्लिश में दोनों क्वेश्चंस होने वाला है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको गाइस यहां पर लिंक दिया गया है और ग्रुप डी के लिए भी यहां पर 30 जनवरी को आपका एक टेस्ट होने वाला है फुल टेस्ट, और एनटीपीसी का 5 आपके जो यहां पर टेस्ट 5 है वो आपका 31 जनवरी को यहां पर होने वाला है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से आपको अनलॉक कोड है उसका इस्तेमाल करना है। खेमराज 10 आप अनलॉक कोड इस्तेमाल करेंगे तो आपके लिए जो टेस्ट है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट खुल जाएगा। तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है, आप इस वीडियो देखने के बाद इस टेस्ट को ज्वाइन कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, रेलवे की पाठशाला में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज हम करेंगे रेलवे भर्ती परीक्षा 2018 की जो पार्ट नंबर 120 वीडियो उसको, और आज हम देखने वाले हैं 12/12/2018 में फर्स्ट शिफ्ट में जो भी साइंस के 25 क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे उनको यहाँ पर देखने वाले हैं। दोस्तों हमने इससे पहले जो आपके शिफ्ट हुई थी 119 उनको हमने करा दिया है और उनकी जो प्लेलिस्ट है वो भी हमने क्रिएट कर दी है। साथ ही साथ उनकी जो पीडीएफ है आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक है वीडियो की डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक दिया है, वहां से पार्ट नंबर 1 से लेकर 119 तक की पीडीएफ है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। और इस वाली जो शिफ्ट है 120 वाली, इसकी पीडीएफ आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक दिया है और फ्यूचर में जो भी वीडियो आएंगे उनकी अलग अलग हर शिफ्ट की जो पीडीएफ है उसका लिंक मैं आपको जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे वहां से डाल दूंगा, वहां से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, ये वाली जो सीरीज है इसमें का जो क्वेश्चन का जो लेवल है कुछ अच्छा है और इतना कठिन नहीं है। जैसे पिछली वाली जो सीरीज थी 119 उसका ज़्यादा कठिन था। इसमें 1-2 क्वेश्चन आपके कठिन है जिनको मैंने वीडियो के एंड में रखे हैं, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और आपको वीडियो पसंद आए अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। पहला जो प्रश्न है वो ये है कि शून्य त्वरण का मतलब क्या है। अब देखिए पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि भाई एक्सेलरेशन होता क्या है, यानी कि त्वरण होता क्या है। तो देखिए त्वरण जो होता है इसको प्रदर्शित करते हैं स्मॉल ए से, और ये होता है v-u/t, यानी कि वेग में परिवर्तन दर, यानी कि ये अंतिम वेग है, ये प्रारंभिक वेग है बटे टाइम, तो इसे हम बोलते हैं आपका त्वरण। अब देखिए शून्य त्वरण का मतलब क्या है, जीरो एक्सेलरेशन। इसका मतलब क्या है कि आपका कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी वस्तु चल रही है ना, उसमें एक वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, मतलब वेग क्या है, स्थिर है। तब हम कहेंगे भाई उसका जो एक्सेलरेशन है, मान लीजिए पहले भी वो 50 की स्पीड पे चल रहा था, अब भी 50 की स्पीड पे चल रहा है, तो ए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा v-u, यानी कि 50/50 और टाइम कितना ही हो, अगर ये जीरो है तो सीधी सी बात है जीरो हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है कि अदिति एक लड़की है, वो आपके है 800 मीटर का एक वृत्ताकार क्या है पथ है, उस पर दौड़कर एक राउंड 50 सेकंड में पूरा कर लेती है और आरंभिक बिंदु पर आ जाती है, तो इसके औसत वेग की गणना कीजिए। अब दोस्तों ऐसा बोल रहा है कि मान लीजिए ये कोई वृत्ताकार है, ठीक है, आपका वृत्ताकार आपका एक रास्ता है, यहां से आपका अदिति शुरू हुई और यहां से चक्कर करते 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 वापस इसी जगह पर वापस आ गई। तो आपसे पूछा गया है ये आपके टोटल जो इसकी परिधि है ना, ये आपकी कितनी है 800 मीटर की है। तो आपसे पूछा गया है कि यहां पर इसका जो एवरेज वेलोसिटी है, यानी कि औसत वेग है, यहां पर याद कीजिए। तो दोस्तों जो आपका वेग होता है ना, वेग वो क्या होता है, विस्थापन बटे टाइम। क्या होता है, विस्थापन बटे टाइम, ठीक है, विस्थापन बटे समय। अब यहां पर देखेंगे, देखो विस्थापन क्या होता है, विस्थापन होता है प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच जो मिनिमम डिस्टेंस होती है ना, उसे हम बोलते हैं विस्थापन। तो दोस्तों यहां पर देखिए जो अदिति थी वो जिस बिंदु पर चली थी वो एक चक्कर करने के बाद वापस उसी बिंदु पर आ गई। यहां पर क्या है, उसका जो विस्थापन है, डिस्प्लेसमेंट है, वो यहां पर 0 है। इसलिए हम क्या कहेंगे, आप देखिए जो फॉर्मूला लगाएंगे भाई v बराबर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो d का मान अगर 0 है तो विस्थापन आपका जो वेग है क्या हो जाएगा 0। ध्यान रखना है, जल्दीबाजी में क्या करेंगे आप 800/50 कर देंगे, है ना, और 4 आंसर लगा के जाएंगे, आपका गलत हो जाएगा।
ध्यान रखना है, यहाँ पर विस्थापन 0 है, इसलिए औसत वेग क्या होगा 0। यहाँ पर चाल अगर पूछी होती है ना, स्पीड, तो हम कैलकुलेट करते हैं, लेकिन वेग दिया है और वेग क्या होता है सदिश राशि, इसलिए विस्थापन लिया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये आपका केमिस्ट्री का है। यदि एक तत्व का परमाणु क्रमांक 8 दिया गया है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। बड़ा सिंपल सा प्रश्न है। केमिस्ट्री क्लासेज नेक्स्ट क्लास हमारी जो आएगी केमिस्ट्री की आएगी, बड़े ही जीरो लेवल से, और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा केमिस्ट्री में, आपको कुछ भी डाउट नहीं बचेगा। तो देखिए जो हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं ना, वो लिखते हैं किसके आधार पर, आपके जो आवर्त होते हैं उसके आधार पर। अब देखिए मेनली आपके 7 आवर्त होते हैं, उनमें हम इलेक्ट्रॉन उनको भरते हैं। तो देखिए पहले जो आवर्त होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं 2, दूसरे और तीसरे में भरे जाते हैं 8-8, आपके चौथे और पांचवे जो होते हैं उनमें भरे जाते हैं 18-18, और आपके छठे और सातवें भरे जाते हैं 32-32। ये आपका सीक्वेंस होता है। अब यहां पर देखिए 8 इलेक्ट्रॉनों को भरना है, तो जो पहला आपका पीरियड है, पहला आवर्त, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, उसमें आएंगे आपके 2, क्योंकि अधिकतम ही 2 आ सकते हैं। अब 8 टोटल हैं, 2 हमने इसमें भर दिए, तो यहाँ पर अगले में कितने बचे 6। तो यहाँ पर देखिए इसका जो इलेक्ट्रॉन विन्यास हो जाएगा वो हो जाएगा 2 और 6। मैं आपको जल्दी ही जो अपनी केमिस्ट्री क्लास होगी उसमें शुरुआत में आपको इलेक्ट्रॉन विन्यास कराने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा 2 6। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा वो आ जाएगा 2 6। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वो ये है कि एक पिंड के द्वारा किया गया कार्य किस पर निर्भर नहीं करता। तो देखिए फिजिक्स में मैंने आपको कंप्लीट करा दी है, तो देखिए ये फिजिक्स के कार्य से संबंधित है। अब देखिए कार्य क्या होता है, कार्य होता है W बराबर एफ एस कोस थीटा, आपने पढ़ा होगा। यानी कि बल और बल इंटू विस्थापन इंटू बल व विस्थापन के बीच का कोण, यानी कि एफ क्या है फोर्स है, बल है, एस क्या है विस्थापन, और कोस थीटा क्या है बल और विस्थापन के बीच का कोण। तो ये 3 के ऊपर डिपेंड करेगा, एक तो बल के ऊपर, एक विस्थापन के ऊपर, और एक आपके बल और विस्थापन के बीच कोण के ऊपर। अब देखिए यहां पर ऑप्शन नंबर 2nd, 3rd एंड 4th है, ये सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है ना कि आपके प्रारंभिक वेग पर डिपेंड नहीं करता है ना, तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है कि निम्न में से कौन सा कार्बन का एक क्रिस्टलीय अपरूप नहीं है। देखिए बात करते हैं कार्बन के अपरूप के बारे में। तो देखिए कार्बन के अपरूप, देखिए पहले बात करते हैं भाई अपरूप होते क्या है ना। तो देखिए अपरूप होते क्या है, देखिए एक ही पदार्थ के ऐसे रूप जिनके गुणों में डिफरेंट, उनके बीच में क्या होते हैं डिफरेंट पाया जाता है ना गुणों में, उन्हें बोलते हैं एलोट्रोप्स। क्या बोलते हैं एलोट्रोप्स, ये इनको बोलते हैं अपरूप। तो आपसे पूछा गया है कि भाई निम्न में से कौन सा कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप नहीं है। कार्बन के 2 प्रकार के अपरूप होते हैं, एक होते हैं क्रिस्टलीय, एक होते हैं अक्रिस्टलीय। अब देखिए क्रिस्टलीय अपरूप क्या होते हैं, क्रिस्टलीय अपरूप 3 होते हैं, एक होता है हीरा है ना, डायमंड, एक होता है ग्रेफाइट, और एक आपका होता है फुलरीन। जबकि जो अक्रिस्टलीय होते हैं वो क्या होते हैं आपका कोयला, कोक, चारकोल, कार्बन गैस, ये आपके क्या होते हैं अक्रिस्टलीय। तो यहां पर आप देखेंगे तो देखिए ग्रेफाइट होता है ये आपका क्रिस्टलीय होता है, हीरा होता है ये भी आपका क्रिस्टलीय होता है। अब इन दोनों में आप कंफ्यूज हो सकते हो, तो मैं आपको बता दूं जो C60 होता है ना, ये क्या होता है, ये आपका ग्रेफाइट का ही एक फॉर्म होता है, कार्बन का C60। और ध्यान रखना है जो आपका फुलरीन जो होती है ना, फुलरीन का एक C60 वाला जो फॉर्म होता है सबसे स्थायी क्या होता है, स्थायी रूप माना जाता है। तो ये आपका क्या है, जो 3rd ऑप्शन है वो आपका फुलरीन है, इसलिए क्या बचा कार्बन 12, और कार्बन 12 क्या है आपका क्रिस्टलीय अपरूप नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर आ जाएगा। कार्बन 12 का उपयोग आपके कार्बन डेटिंग विधि में करते हैं, मतलब आपके जो पेड़ पौधे होते हैं, पुरानी कोई भी चीज होती है ना, उनकी आयु पता लगाने में कि भाई कितने पुराने हैं, उनको पता लगाने में इसका उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि दाब को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है, यानी कि दाब की डेफिनेशन पूछी है प्रेशर की। तो जो प्रेशर क्या होता है ना, दाब जो होता है वो क्या होता है कि एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला फोर्स, यानी कि P बराबर F अपॉन ए, यानी कि फोर्स अपॉन एरिया जो होता है ना, इसे हम बोलते हैं दाब। दाब का जो मात्रक होता है, फोर्स का क्या होता है न्यूटन, और एरिया क्या होता है मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, या आप बोलेंगे तो दाब जो है ना, दाब का जो मात्रक होता है वो आपका पास्कल भी होता है, ये भी आपको पता होगा। तो और वायुमंडलीय दाब होता है उसका होता है एटमॉस्फेयर 1 ATM, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए यहाँ पे बात करते हैं कि कौन सी इसकी परिभाषा होगी। तो देखिए आपका P बराबर होता है F अपॉन ए, यानी कि एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल या एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला प्रणोद, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 है इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अभी मैंने आपको साउंड वाला चैप्टर कराया था उससे है, देखिए कि ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंग होती है। मैंने आपको बताया था कि भाई ये जो आपका लेक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो देखिए ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंगें होती हैं। तो देखिए
ध्वनि तरंग के बारे में आपको बताया था कि भाई ध्वनि तरंग होती हैं वो आपकी यांत्रिक तरंगें होती हैं। मैंने तरंगों को दो भागों में बांटा गया था, आपको बताया था कि भाई तरंगें दो प्रकार की होती हैं, एक होती है विद्युत चुंबकीय, एक होती है यांत्रिक। यांत्रिक क्या होती हैं? जिनके संचरण के लिए माध्यम यानी कि मीडियम की आवश्यकता होती है, यानी कि ठोस द्रव गैस। और विद्युत चुंबकीय क्या होती है? यानी माध्यम के लिए आपके उनको संचरण के लिए आपके माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है, ये आपके निर्वात में भी क्या होती है? संचरित हो सकती हैं। तो ध्वनि तरंग क्या होती है? ध्यान रखना है, ध्वनि तरंग क्या होती है? एक प्रकार की यांत्रिक तरंग होती हैं और ये आपके लॉन्गिट्यूडिनल के अंदर आती हैं। लॉन्गिट्यूडिनल या बोले तो अनुदैर्घ्य, क्या बोलते हैं इनको? अनुदैर्घ्य भी होती हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 है इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये आपका केमिस्ट्री क्वेश्चन है। एम कक्ष में इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो आपके एम कक्ष में आ सकते हैं, एन और एम ऑर्बिट में आ सकते हैं। तो देखिए उनका फॉर्मूला होता है 2n²। क्या होता है? 2n², जहां पर n क्या है? n जो होती है वो होती है मुख्य क्वांटम संख्या, यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब ये क्या चीज होती है? देखिए आपको आगे बताएंगे भाई क्वांटम संख्या क्या होती है और आपके क्या काम आती है। फिलहाल देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं, जो आपके ऑर्बिट होते हैं उनको इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं k l m n, और इनको 1 2 3 4 ऐसे रिप्रेजेंट भी करते हैं। तो यहाँ पर इसके लिए जो n होगा ना, k के लिए वो 1 होता है, l के लिए, l कक्षा के लिए 2 होता है, m के लिए 3 होता है। तो आपसे पूछा है कि m कक्षा में, तो m के लिए n बराबर कितना हो गया? 3। तो फॉर्मूला क्या है? 2n² और n बराबर क्या है? 3। तो 2 और 3 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 9, और 2 × 9 बराबर कितना हो जाएगा? 18। तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि मुंह की परत किससे बनी हुई होती है? आपका जो मुंह होता है ना, देखिए हमारे शरीर में जो त्वचा होती है ना, ये वाले जो भाग होते हैं ना, त्वचा वाले भाग होते हैं, वो आपके एपिथेलियम ऊतक के बने हुए होते हैं। पहली बात तो ये आपको ध्यान रखनी है। लेकिन अगर बात करें तो आपको पता होगा कि जो मुंह की परत है ना, तो वो आपके पपड़ीदार होती है। तो ऑप्शन नंबर 3 है इसका राइट आंसर आ जाएगा। मुंह की जो परत होती है ना, जो आपको ध्यान रखना है, माउथ की जो आपके लेयर होती है ना, स्किन जो होती है वो आपके पपड़ीदार उपकला है ना, स्क्विमस एपिथेलियम से बनी हुई होती है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सजातीय है और श्रृंखला से संबंधित है। तो गाइज मेरे को एक पिक्चर यहाँ पर डालनी पड़ेगी, क्योंकि फोटो दी गई है, उसमें से आपको बताना है कौन सा सजातीय है। मैं आपको एक बार एक पिक्चर इंसर्ट कर लेता हूँ। तो चलिए मैंने यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था आंसर की का, उसको यहाँ पर लोड कर लिया है। अब देखिए अगर इनको आप यहाँ पर देखेंगे, देखिए तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये एक आपका कार्बन समूह है, और यहाँ पर लास्ट में अगर आप यहाँ पर कॉमन में देखेंगे तो यहाँ पर देखिए एक COO है और यहाँ पर H है। इसमें आप देखेंगे, अगर आप दूसरे वाले में देखेंगे तो यहाँ पर भी देखो आपको एक चीज मिलेगी COO और आपका H, ठीक है। और आपका तीसरे में देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, ये COO है, ये आपका बीच में है। अब मैं आपको बताता हूँ ये चीज होती क्या है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये COO और आपका H है। तो देखिए आपके जो हाइड्रोकार्बन होते हैं ना, उनमें कैटेगराइज जब करते हैं आपके कार्यात्मक समूह के आधार पर, तो इनमें क्या होता है, दो चीजें होती है जो आपको ध्यान रखनी है। एक होती है एल्डिहाइड, एक आपकी होती है कीटोन। तो एल्डिहाइड और कीटोन क्या होती है, इनमें क्या डिफरेंट होता है? देखिए एल्डिहाइड और कीटोन में इतना सा डिफरेंट होता है। मान लीजिए COO है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो एल्डिहाइड होते हैं उसमें इधर तो H होता है और इधर क्या होता है, इधर कोई एल्किल समूह जुड़ा होता है, कोई भी आपका कार्बनिक ग्रुप जुड़ा होता है, ये आपका होता है, इसको बोलते हैं आपका एल्डिहाइड। कीटोन में क्या होता है कि भाई इधर तो R रहता है, मतलब कुछ भी आ सकता है, एथेन प्रोपेन ब्यूटेन, बीच में क्या होता है COO, और यहां पर क्या होता है, दूसरा क्या होता है, एल्किल ग्रुप होता है। ये डिफरेंट होता है आपके जो एल्डिहाइड होते हैं और कीटोन। मैं आपको केमिस्ट्री में बताऊंगा एल्डिहाइड और कीटोन क्या होते हैं। तो बस आपको इतना सा ध्यान रखना है कि जो ये होते हैं इनको बोलते हैं एल्डिहाइड। इसकी विशेषता क्या होती है, CHO लास्ट में होता है। क्या होता है, CHO लास्ट में होता है, जबकि इसमें क्या होता है कि दोनों तरफ दो एल्किल समूह जुड़े हुए होते हैं। अगर आप इनको अच्छे से देखेंगे तो यहां पर देखिए, यहां पर क्या है कि भाई यहां पर देखिए CHO है लास्ट में, अगर आप इसमें देखेंगे तो यहां भी देखिए CHO है लास्ट में। लेकिन अगर इस वाले में देखेंगे तो यहां पर देखिए CHO नहीं है, यहां पर C+O है, इधर एक एल्किल ग्रुप है ना, और इधर भी एक एल्किल ग्रुप है, दो अलग अलग है। तो ध्यान रखना है कि ये वाला क्या है, कीटोन है, जबकि तीनों जो है आपके क्या है, एल्डिहाइड है। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 है इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला जो प्रश्न है वो है कि एक वस्तु का द्रव्यमान 85 किलो है तथा इसका वेग 60 मीटर प्रति सेकंड है, तो इसका संवेग ज्ञात कीजिए। बताइए कितना आसान प्रश्न है ना, क्योंकि देखिए संवेग क्या होता है, मोमेंटम होता है P = mv। क्या होता है,
P बराबर mv होता है, ठीक है। तो देखिए m क्या होता है मास और v क्या होता है वेग आपको दिया है भाई 85 × 60 मल्टीप्लाई कर दीजिए और आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 85 × 60 गुना भाग कर लेना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। और इसका जो मात्रक आएगा वो आ जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, इसको मैं रोक देता हूँ गाइस, ये ना परेशान कर रहा है बार बार। अगला जो प्रश्न है वो ये है कि यदि कोई व्यक्ति 12 न्यूटन के एक स्थिर बल से 4 मीटर चलता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। तो देखिए कार्य के बारे में भी पीछे एक प्रश्न आया था भाई, कार्य जो होता है वो आपका होता है F बराबर, वो आपके कार्य होता है W बराबर एफ एस कोस थीटा। क्या होता है एफ एस कोस थीटा। अब देखिए कोस थीटा जब आपके विस्थापन की दिशा में कार्य किया जाता है ना तो कोस थीटा होता है 0, इसलिए कोस 0 का मान क्या हो जाता है 1। तो उस स्थिति में W बराबर क्या हो जाता है एफ इंटू एस। तो देखिए एफ क्या होता है फोर्स, एस क्या होता है आपका डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन। तो देखिए बल आपको दिया है 12 न्यूटन इंटू विस्थापन कितना है 4, तो 12 चौक 48, 48 क्या आ जाएगा 48 जूल है, इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि महिलाओं में मादा हार्मोन एस्ट्रोजन कहां से स्रावित होता है। तो देखिए आपको बता दूं कि भाई आपके जो पुरुष होते हैं उनमें होता है टेस्टोस्टेरोन, और जबकि मादा जो होती हैं उनमें क्या होता है जो जनन हार्मोन होता है वो आपका क्या होता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। तो एस्ट्रोजन होता है वो आपके कहां से निकलता है अंडाशय से, ओवेरी से, जबकि जो आपका प्रोजेस्टेरोन होता है ना वो आपके प्रेगनेंसी के टाइम पे निकलता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो 4 है इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगला जो प्रश्न है वो ये कि एक सूखी टेस्ट ट्यूब में लेड नाइट्रेट के क्रिस्टल को गर्म किया जाता है तो यहां पर क्या होता है, यानी कि लेड नाइट्रेट जो है, अगर लेड नाइट्रेट को आप क्रिस्टल को गर्म करते हो तो यहां पर क्या होता है। देखिए मैं आपको बता दूं यहां पर क्या क्या होता है। तो देखिए जब आप लेड नाइट्रेट है, ये देखिए लेड नाइट्रेट है, जब इसको आप लेकर आपकी जो टेस्ट ट्यूब होती है उसमें लेकर गर्म करते हो ना, एक तो बनता है आपका लेड ऑक्साइड, एक होता है आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और एक होता है आपकी ऑक्सीजन गैस, ये आपको ध्यान रखना है। इस हिस्से में क्या होता है कि जो लेड नाइट्रेट है ना वो आपके पीले रंग में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन आपको ये प्रश्न नहीं पूछा है ना, आपसे प्रश्न पूछा है कि भाई आपकी जो टेस्ट ट्यूब होती है उसमें क्या होता है। तो आपको ध्यान रखना है ये जो प्रोसेस होती है इसमें लेड नाइट्रेट होता है ना वो आपके लेड ऑक्साइड के कारण आपका येलो बन जाता है, लेकिन साथ में ही क्या होता है एक ब्राउन गैस बनती है, ध्यान रखना है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इसी के कारण आपकी जो टेस्ट ट्यूब है वो क्या होती है, वो आपकी क्या हो जाती है भूरे रंग का अवशेष छोड़ जाती है। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका जो सेकंड है इसका राइट आंसर आ जाएगा भाई भूरे रंग का क्या होती है अवशेष यहां पर बनता है, यह आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर सेकंड है इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला जो प्रश्न है वो ये कि निषेचन के बाद कौन बीज में विकसित हो जाता है। तो देखिए ये बात हो रही है आपके जो पौधे होते हैं उनमें। अगर मैं आपके जो ह्यूमन में रिप्रोडक्शन सिस्टम होता है उनकी बात करूं तो देखिए मेल और फीमेल, ठीक है, मेल और फीमेल। तो यहां पर देखिए मेल से क्या प्राप्त होता है स्पर्म, ठीक है, और फीमेल से प्राप्त होते हैं एग, यानी कि हिंदी में बोले तो इससे बोलते हैं आपके जो आपका मेल होता है इससे आपके होते हैं आपके जो आपके फीमेल होती है इससे बनते हैं आपके अंडाणु, ठीक है, इससे बनते हैं आपके अंडाणु, ठीक है, इनसे बनते हैं आपके एग या अंडाणु, ठीक है, और यहां से जो आपके बनते हैं वो आपके बनते हैं शुक्राणु। तो जब ये दोनों आपस में मिलते हैं ना तो इस प्रोसेस को बोलते हैं आपका फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के बाद यहां पर जाइगोट क्या होते हैं बनते हैं। लेकिन यहां पर पूछा है आपका फूल के बारे में यानी कि आपके पेड़ पौधों के बारे में, तो ध्यान रखना है निषेचन के बाद यहां पर जो फर्टिलाइजेशन होते हैं पेड़ पौधों में उसके बाद यहां पर क्या होते हैं बीजांड बनता है। क्या बनता है बीजांड। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है कि पौधों में स्थायी बनावट, आकार तथा प्रकार प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो देखिए बायोलॉजी की एक शाखा होती है जिसको बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। तो देखिए मॉर्फोलॉजी में होता क्या है, जो आपके पेड़ पौधे होते हैं उनमें आपके बनावट होती है, आकार जो होता है ना, वो आकार कैसे कैसे डेवलप होता है ना, और आपके कार्य कौन कौन से भाग के क्या कार्य होते हैं, इस जो प्रोसेस होती है ना उसे बोलते हैं, उसके अध्ययन को बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। इसे अंग्रेजी में बोलते हैं आपका डिफरेंशिएशन, इस प्रोसेस को बोला जाता है डिफरेंशिएशन, यानी कि आपका अलग अलग कार्यभार बांटना कि पेड़ का जो अलग अलग भाग होते हैं उनके क्या क्या काम होते हैं, तो इसको बोलते हैं विभेदन या डिफरेंशिएशन। ऑप्शन नंबर 4।
चलिए अगला जो प्रश्न है वो ये कि निम्नलिखित में से कौन सहजीविता संबंध दर्शाता है। देखिए सहजीविता का मतलब होता है कि दो अलग अलग जीव जो होते हैं वो एक साथ रहें और आपस में एक दूसरे की हेल्प करें। तो आपने जरूर पढ़ा होगा इस लाइकेन के बारे में। लाइकेन क्या होता है, कवक और शैवाल जो होते हैं, कवक व शैवाल, ठीक है, कवक और शैवाल जो होते हैं इनके बीच क्या होता है, इनके बीच आपस में जब आपके सहजीविता होती है, दोनों में आपस में क्या होता है, एक दूसरे से इंटरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं आपके सहजीविता, या आपको ध्यान रखना है सिम्बोटिक, और या आपका लाइकेन, दोनों के जो आपका रिलेशन है उसको बोलते हैं लाइकेन। तो ध्यान रखना है लाइकेन जो होते हैं कवक और शैवाल से क्या होती है, दोनों की सहजीविता होती है। आगे बात करें, अगला जो प्रश्न है वो ये है कि नाइट्रोजन के 2 मोल का मान क्या होगा। तो देखिए नाइट्रोजन के 2 मोल की अगर बात करें तो नाइट्रोजन का जो 1 मोल होता है ना, नाइट्रोजन का 1 मोल, ठीक है, नाइट्रोजन का एक जो मोल होता है ना वो आपके होता है, आपको पता होगा 14 ग्राम के बराबर। किसके ग्राम के बराबर, 14 ग्राम के बराबर। तो 2 मोल जो होंगे, 2 मोल वो होंगे आपके 28 ग्राम के बराबर। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अगर आप देखें तो देखिए जो मोल होता है ना, मोल जो होते हैं एन बराबर होता है ग्राम में भार बटे अणुभार, ग्राम में भार बटे अणुभार, इससे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर, जो ऑप्शन है यहाँ पर, जो ऑप्शन नंबर 4 है, इसका राइट आंसर आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 28 ग्राम पर मोल, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न बड़ा सिंपल सा है, कार्य में आपको बताया। देखिए कार्य से इस लेक्चर में 3 प्रश्न आ चुके हैं। देखिए मैंने आपको पूरा बेसिक से बताया है। आपने अगर उस वीडियो को नहीं देखा है, आप प्लेलिस्ट में फिजिक्स वाले लेक्चर देख सकते हैं, आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित होंगे। देखिए यहां पर पूछा गया है कोई व्यक्ति दीवार पर धक्का दे रहा है लेकिन वो दीवार में कोई विस्थापन उत्पन्न नहीं कर रहा, तो बताइए किस प्रकार का कार्य हो रहा है। तो देखिए मैंने आपको बताया था भाई कार्य होता है W बराबर एफ एस कोस थीटा। अब यहाँ पर अगर विस्थापन नहीं होता है ना तो कोई कार्य नहीं होता, क्योंकि विस्थापन अगर 0 है तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो ध्यान रखना है अगर यहाँ पर विस्थापन है, डिस्प्लेसमेंट है, उसका मान अगर 0 है तो ध्यान रखना है कोई प्रकार का कार्य नहीं होता है। ऑप्शन नंबर जो 4 है इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला जो प्रश्न है वो ये है कि पानी के साथ जब आपके अम्ल हैं या क्षार हैं आपस में मिलते हैं, ठीक है, जब पानी के साथ अम्ल व क्षार हैं आपस में मिलते हैं तो एक प्रक्रिया होती है, और इसमें क्या होती है, आयनों की सांद्रता में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। अब मैं आपको बता दूं भाई कमी कैसे होती है। देखिए इसे बोलते हैं तनुकरण करना, है ना, डाइल्यूट करना। देखिए होता क्या है, जब आपके आपका जो सांद्र अम्ल होते हैं, सांद्र आपके क्षार होते हैं, यानी कि कंसंट्रेट एसिड या कंसंट्रेट आपके बेस जो होते हैं, उनमें क्या होता है आपके, देखिए आपका जो पीएच स्केल होता है ना वो होता है पीएच बराबर -log10 और H+। इसमें क्या होता है, पीएच स्केल जो था आपके सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने दिया था, इस पर 0 से और 14 तक के अंक लिखे होते हैं। यहाँ पर ये H+ आयन की सांद्रता होती है, इधर OH- आयन की सांद्रता होती है। तो होता क्या है, यहाँ पर बीच में होता है 7। अगर आप 0 से और 7 के बीच में कोई भी आपके पास विलियन है, सॉल्यूशन है, अगर उसका pH वैल्यू 0 से 7 है उसे हम बोलते हैं कि ये आपका एसिड है। अगर 7 है उसे हम बोलते हैं कि ये न्यूट्रल है, और अगर 7 से और 14 के बीच है तो उसे हम बोलते हैं ये आपका बेसिक है, यानी कि क्षारीय प्रवृत्ति का है। तो देखिए होता क्या है, मान लीजिए कोई आपका अम्ल है, तो अम्ल में क्या होते हैं, H+ आयन की सांद्रता ज़्यादा होती है। आपका जो क्षार होता है, कोई बेस है, उसके अंदर OH- आयन की सांद्रता क्या होती है, ज्यादा होती है। तो अगर इसको हम वाटर में ऐड करेंगे या OH- को वाटर में ऐड कर देते हैं ना तो वो बन जाता है डाइल्यूट। क्या हो जाता है, डाइल्यूट बन जाता है। मतलब क्या हो जाता है, इनकी जो आयन की सांद्रता होती है ना, इनके आयन की सांद्रता क्या हो जाती है, कम पड़ जाती है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, तो गाइज इस जो प्रोसेस होती है ना इसे तो नॉर्मली विलियन बनाना ही कहते हैं, इसकी कोई अलग से डेफिनेशन नहीं होती है। हाँ एक चीज़ अलग होती है, वो आपको बता दूं कि भाई जो आपका अम्ल और क्षार होते हैं, अम्ल और क्षार आपस में रिएक्शन करते हैं, अम्ल और क्षार, तो वहाँ पर आपका लवण और जल बनता है। जैसे मान लीजिए आपका एक अम्ल है HCl और आपका क्षार है NaOH, तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा आपका NaCl + H2O। ये जो रिएक्शन होती है ना इसे बोलते हैं आपका इसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यानी कि उदासीकरण अभिक्रिया। इसमें क्या होता है, एक आपका साल्ट बनता है, एक आपका वाटर बनता है। तो ऑप्शन नंबर 3 है, इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगला जो प्रश्न है वो ये है, यहाँ पर मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन है मिस करा दिया था, ठीक है। मैंने आपको ये बता दिया था भाई जो सुनने की जो आवृत्ति होती है, ऑडिबल जो होती है वो आपकी होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, ठीक है, 20 हर्ट्ज से और 20,000 हर्ट्ज होती है ऑडिबल। एक होती है आपका इंफ्रासोनिक, इंफ्रासाउंड है, इंफ्रासोनिक वो आपके 20 हर्ट्ज से कम होती है। एक होती है अल्ट्रासाउंड या अल्ट्रासोनिक, वो आपके 20,000 हर्ट्ज से क्या होती है, ऊपर होती है। लेकिन यहाँ पर मैंने आपको ये बताना भूल गया था
डेसिबल में। तो देखिए नॉर्मली हाँ, जो आपके सुनने का जो परास होता है ना वो 60 डेसिबल होता है, यानी कि हम जो सुनते हैं नॉर्मली वो 60 डेसिबल नॉर्मली जो हम सुनते हैं ना आवाज़, उसकी जो आवृत्ति रहती है वो तीव्रता जो होती है, आवृत्ति तो हर्ट्ज में मापते हैं, तो यहाँ पर जो तीव्रता होती है इंटेंसिटी उसको डेसिबल में मापते हैं। तो ये आपके लगभग 60 होती है, और बिल्कुल मंद है ना, बिल्कुल मंद जो होती है वो आपके 0 डेसिबल की होती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका है, ऑप्शन नंबर सेकंड, ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। और ये क्वेश्चन आपका बहुत बार रिपीट हुआ है रेलवे के एग्जामिनेशन में, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए ये जो क्वेश्चन है बहुत लेवल का क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया था भाई इसमें एक दो क्वेश्चन है जो आपके बहुत ही शानदार हैं, तो ये जो क्वेश्चन है बड़ा ही शानदार है। ठीक है, देखिए इसको कैसे करेंगे, मैं आपको हिंट दे देता हूं, आप खुद कर लेंगे। देखिए मानक ताप और दाब पर 7.5 ग्राम गैस में 5.6 लीटर आयतन ग्रहण करती है ना। एक गैस है जो मानक ताप व दाब पर 7.5 ग्राम गैस 5.6 लीटर आयतन ग्रहण करती है, इस गैस की पहचान कीजिए। देखिए क्वेश्चन मैं समझ रहा हूँ कि आपके समझ नहीं आ रहा होगा, मैं आपको समझा दूँ। देखिए आपको ये बोला गया है कि जो मानक ताप और दाब होते हैं ना, मानक ताप और दाब है ना, तो उसमें क्या है, एक गैस है ना, वो 7.5 ग्राम अगर उसकी मात्रा लेते हैं तो उसका जो आयतन है वो 5.6 लीटर है। तो आपसे पूछा बताइए गैस कौन सी है। तो देखिए इसको हम करेंगे आदर्श गैस समीकरण से, अभी तक हमने नहीं पढ़ा है ना, आपके केमिस्ट्री में आएगा ये। तो आदर्श गैस समीकरण होता है पीवी बराबर एनआरटी। क्या होता है, पीवी बराबर एनआरटी। आपको बता दो भाई पी जो होता है इसे बोलते हैं प्रेशर। क्या बोलते हैं, पी बराबर होता है प्रेशर। अब देखिए मानक ताप और दाब दिया है, तो दाब आपको लेना है 1 एटीएम, और ये आपका 1 एटीएम होता है 1 इंटू 10 की पावर 5, ये नॉर्मल आप ले लीजिए, वैसे तो है 1.01 इंटू 10 की पावर 5 एटीएम। ठीक है, तो यहाँ पर 1 इंटू 10 की पावर 5 ये आपका मानक दाब होता है, ये हमने ले लिया है। आगे बात करते हैं V क्या होता है, V होता है वॉल्यूम आयतन, V का मान आपको दिया है कितना 5.6 लीटर। आगे N क्या होते हैं, मोल, मोल क्या होते हैं ग्राम में भार बटे अणुभार, है ना। तो देखिए ये जो फॉर्मूला हो जाएगा ना वो इस प्रकार से हो जाएगा, PV बराबर ग्राम में भार को अगर मैं M लिखूं और ग्राम में भार बटे अणुभार जो उसको मैं W से लिखूं तो इस प्रकार से बन जाएगा, ये फॉर्मूला आपका बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपको M का मान भी दिया है ग्राम में भार, M का मान कितना दिया है 7.5 ग्राम, और ध्यान रखना है 7.5 ग्राम को किलोग्राम में लेंगे तो 7.5 इंटू 10 की पावर -3। ठीक है, -3 में से ले लिया क्योंकि 7.5 बटे 1000 कर दो तो वही आएगा, M हो गया। अब आपको जो R है, R क्या होता है, R बोलते हैं गैस स्थिरांक, और इसका मान होता है R का मान 8.314। ठीक है, ये जब आदर्श गैस समीकरण पढ़ेंगे तब आपको बताऊंगा, ये 8.314 होता है। अब बच गया ताप, तो ताप आपको लेना है 0 डिग्री सेल्सियस, और 0 डिग्री सेल्सियस को ध्यान रखना है, इसको हमेशा केल्विन में लेते हैं, तो 273 आपको लेना है। इतनी बड़ा, देखिए वैसे तो कुछ नहीं है, क्वेश्चन है बड़ा सिंपल सा है, ये आपको चीज़ पता होनी चाहिए। तो देखिए आपको पूछा क्या है, इस गैस की पहचान कीजिए। पहचान कैसे करेंगे भाई, यहाँ से देखिए W का मान निकालेंगे अणुभार, क्योंकि हम इन गैसों का अणुभार निकाल सकते हैं। तो देखिए W का मान निकालेंगे, तो W को मैं इधर लेके आता हूँ ना W को, तो देखिए W बराबर क्या हो जाएगा, MRT तो पहले ही है, MRT तो पहले ही है, बटे क्या हो जाएगा PV, क्या हो जाएगा PV। तो देखिए यहाँ से मैं आपको समझाने के लिए कलर चेंज कर लेता हूँ। देखिए तो M का मान कितना दिया है, M का मान जो दिया गया है वो आपका दिया है 7.5 इंटू 10 की पावर -3। ठीक है, इंटू R का मान 8.314 इंटू T का मान आपको दे रहा है 273 बटे P का मान जो दिया गया है 1 इंटू 10 की पावर 5। ठीक है, और V का मान है वो आपका 5.6 है। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर जो W है इसका मान निकल के आ जाएगा कितना 40। ठीक है, आप 40 नहीं आएगा 30 आएगा, W बराबर निकल के आएगा यहाँ पर 30। आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, 30 ही आंसर आएगा। ठीक है, W बराबर 30 यहाँ पर निकल के आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 30 से क्या पता लगेंगे सर, हमको कैसे पता लगेगा भाई यही गैस है। तो देखिए आप इनका क्या कीजिए, अणुभार निकालिए। तो देखिए N है, NO है, सबसे पहले इसी का निकालते हैं NO का ही। तो देखिए NO है, इसका अणुभार क्या होता है भाई, नाइट्रोजन का अणुभार प्लस ऑक्सीजन का। नाइट्रोजन कितनी होती है 14 प्लस ऑक्सीजन कितनी होती है 16, तो 16 प्लस 14 30, यही हो गई। तो ऑप्शन ए है इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, बाकी हमको चेक करने की जरूरत ही नहीं है, अगर इनको चेक करना चाहो चेक कर सकते हो। भाई कार्बन होता है, इसका होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 32, ऑक्सीजन का होता है आपका 16, 2 है ना तो इसलिए हो जाएंगे 32, तो 32 प्लस 12 ये हो जाएगा आपका 44। तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है ना इसका ही राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट। चलिए
अगला प्रश्न बड़ा सिंपल सा है कि एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 है, इसका नाम बताइए। बड़ा सिंपल सा है। मैं आपको ये बताता हूँ कि भाई जब भी आप केमिस्ट्री पढ़ें, शुरू के 20-30 तत्व हैं वो आप याद कर करके मैं आपको बता दूंगा जब आपको पीरियड टेबल पढ़ाऊंगा भाई किस किस तत्व का आपको इलेक्ट्रॉनिक जो आपका जो परमाणु क्रमांक है वो याद होना चाहिए। तो देखिए इसके टोटल इलेक्ट्रॉन की बात करें 2 + 8 + 2 बराबर 12 है। और 12 नंबर पर आपके आते हैं कौन? मैग्नीशियम। भाई साहब ये आपको ध्यान रखना है, 12 नंबर पर आते हैं मैग्नीशियम। आपको बताऊं शुरू के तत्व तो आपके होते हैं H, He, Li, Be, Bc, N, O, F, Ne, Na, Mg, Al, Si, इस प्रकार से होते हैं। P है ना, ये P यहाँ आएगा है ना। तो देखिए ये आपका हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन और ये आपका इसके बाद में आपका ऑक्सीजन, फ्लोरीन है, नियोन है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है। ठीक है, इस प्रकार से आपके आते हैं। फास्फोरस है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। शुरू के 20 तत्व हैं आपको ध्यान रखने चाहिए। तो इसका आंसर आ जाएगा मैग्नीशियम। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वो ये है कि किसी पिंड के माध्यम से एक विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, उसका मान आपको ज्ञात करना है। यदि एक बैटरी 12 वोल्ट की बैटरी है वो उससे आपका 1,00,000 ओम प्रतिरोध जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा प्रश्न है। आपसे विद्युत धारा का मान पूछा गया है। आई का मान आप ओम के नियम से निकाल सकते हैं। ओम का नियम होता है V = IR। V बराबर क्या हो जाता है? IR। तो देखिए I बराबर क्या आ जाएगा? V/R। तो V का मान कितना दिया गया है? V का मान है 12 वोल्टेज। 12/R का मान कितना दिया गया? 1,00,000। तो 1,00,000 का आप भाग लगा दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी? वैल्यू आएगी पॉइंट में। ये आपको ध्यान रखना है, पॉइंट में। और जो वैल्यू आएगी पॉइंट में उनको आप यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इसका आंसर आ जाएगा। चलिए अगला जो प्रश्न है वो है कि बिजली का झटका निम्नलिखित में से किसका एक संयुक्त आपका प्रभाव है। बड़ा सिंपल सा प्रश्न है। आंसर मैं इसका नहीं बताऊंगा क्योंकि मैंने आपकी केमिस्ट्री भले ही नहीं करवाई है, लेकिन आप इसको इजीली यहाँ पर आंसर दे सकते हो। ऑप्शन आप देख के ही पता लगा सकते हो कि भाई ऑप्शन में क्या क्या दिया गया है। आपसे पूछा गया कि बिजली का जो झटका लगता है ना, बिजली में जो करंट आता है, झटका लगता है, उसका वो किन दो चीज़ों की वजह से लगता है आपको बताना। एक विभवांतर होता है, एक विद्युत धारा होती है, एक आपका टेम्परेचर होता है। तो गाइज आज के इस वीडियो में इतना ही। चैनल पर आप नए हैं, चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको अनअकैडमी का टेस्ट का लिंक दिया गया है, आप उसको फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकते हैं। अपनी रैंकिंग है वो देख सकते हो और अपना स्कोर बूस्ट कर सकते हो। और गाइज बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं गाइज अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।